दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, अधूरी ज़िंदगी कहानी का ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं और हम सब उन रहस्यों को जानेंगे। इस कहानी को सुनकर के बहुत आनंद आने वाला है। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। अचानक पदचापों की तीव्र आवाज़ कमरे में बाहर सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनकर मेरी तंद्र भंग हुई। मैंने स्वप्न में कभी सोचा भी ना था कि रमा बेहिचक मेरे घर पर अकेली आ सकती है। रमा कभी अतीत में मेरी आध्यात्मिक भावनाओं की प्रेरणा स्रोत रही, लेकिन आज रमा को देखकर न हैरत हुई और न ही अत्यधिक परेशानी। अपने समक्ष रमा को देखकर जुबान में ताला अवश्य पड़ गया था। यहाँ तक कि मुंह से अभिवादन के दो शब्द भी नहीं निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद अस्वस्थ होने पर मुझे ही मौन व्रत भंग करना पड़ा। कहो रमा, आज मेरे यहाँ तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? क्या रास्ता भूल गई थी? मेरा वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि रमा रोने लगी। उस वक्त रमा का रोना मुझे अच्छा न लगा। अस्तु मन के जज्बातों को रोक न सका और रमा को संभालने लगा। कुछ बातें भी न कर सका। सहसा दरवाजे की कालबेल घरघरा उठी। रमा के बीच में ही छोड़कर उठना पड़ा। तब तक रमा भी संयत हो चुकी थी। दरवाजे पर श्रीमती जी के भयंकर तेवर को देखकर मेरा होश ठंडा हो चुका था। पत्नी को मौका मिल गया, वह मेरे ऊपर बिफर पड़ी। पत्नी मंगला ने बीभत्स तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। मैं असमंजस की स्थिति में मूक दर्शक बना रहा। मेरी पत्नी ने रमा का बहुत अपमान कर डाला, लेकिन रमा बराबर उस बीच अपने धैर्य और गंभीरता का ही परिचय देती रही। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह मेरी पत्नी को तिरस्कार कर दे, लेकिन रमा मेरी इच्छा एवं प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखती हुई मेरी धर्मपत्नी की कटु बातों को सुनती रही। मैं अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता, लेकिन शक की दीवार ढह नहीं पा रही थी। उसी दिन से पत्नी मेरे चरित्र पर शंका करने लगी थी। किसी प्रकार 3 घंटे की लंबी बहस के बाद पत्नी का मन निश्चल हुआ और रमा को मेरे यहाँ रात्रि गुजारने का सुअवसर मिल गया। रमा एक संपन्न परिवार की लड़की थी। हंसमुख स्वभाव एवं अनुपम सौंदर्य के कारण वह सबको मोहित कर लेती थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा करने के बाद उसका प्रवेश विश्वविद्यालय में हो गया। विश्वविद्यालय प्रांगण में वह पक्षियों की भांति चहकती कूदती जाती। चहचहाते पक्षियों को भला कौन नहीं देखना चाहता। उसका चहचहाता हुआ रूप जहाँ सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता, वहीं उसके उन्मुक्त विचार भी सभी को प्रभावित कर लेते थे। वह अपनी सहेलियों में तथा पुरुष मित्रों में भी बेहिचक बातें करती थी। संकोच एवं शर्म की बू उसमें नहीं थी। इसका कारण शायद उसका स्वतंत्र विचारों वाला परिवार था। प्रायः जिस परिवार के लोगों का रहन सहन उच्च होता है, उन लोगों में मानसिक कुठाएँ कम होती हैं। इसी कारण रमा के विचार स्वतंत्र होते थे तथा उसमें संकल्प शक्ति की अधिकता थी। रमा के पिता एक राजनीतिक इंसान थे। रमा अपने पिता की इकलौती संतान थी। इसके लिए उसके पिता रामपाल उससे बेहद प्यार करते थे। रामपाल की दिली इच्छा थी कि रमा पढ़ लिख कर एक सुयोग्य नागरिक बन जाए तथा वह देश की सेवा करे। इसी कारण रामपाल उसकी शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। राम प्रसाद गांव कर्मा के एक साधारण किसान थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास कुल 5 बीघा जमीन थी। उनका पुश्तैनी मकान था जिसमें वे अपनी पत्नी तथा एक लड़का रमेश और एक लड़की प्रतिभा के साथ रह रहे थे। प्रतिभा उम्र में रमेश से बड़ी थी। गांव की परंपरा के मुताबिक राम प्रसाद जी ने प्रतिभा की शादी बचपन में ही करने का निर्णय किया था। प्रतिभा जब कुछ सयानी हुई तो राम प्रसाद को चिंता होने लगी। राम प्रसाद की इच्छा थी कि वे रमेश को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना दें, लेकिन उसकी पत्नी की इच्छा थी कि रमेश की शादी कर दी जाए, जिससे बहू घर आ जाए और घर गृहस्थी का बोझ वह अपने ऊपर ले ले।
राम प्रसाद ने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन पत्नी के ऊपर समझाने का कोई असर न पड़ा। एक दिन उनके गांव के ही पास होशियारपुर के सरपंच तथा पेशे से मास्टर साहब रमेश को देखने आए। राम प्रसाद से रमेश की शादी हेतु बातचीत चल पड़ी। राम प्रसाद शादी से इनकार कर रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अंततः राम प्रसाद को भी शादी का प्रस्ताव मानना पड़ा। राम प्रसाद और सरपंच के बीच कोई लेन देन की बात तय नहीं हुई थी। विवाह की तिथि पंडितों द्वारा तय हो गई। रमेश की बारात बड़े ही धूम धड़ाके गाजे बाजे के साथ होशियारपुर रवाना हुई। राम प्रसाद के गांव में दलबंदी चरम सीमा पर थी। दरअसल राम प्रसाद के छोटे भाई माया प्रसाद का चरित्र अच्छा नहीं था। गांव में ही एक नीच औरत ने उनके चरित्र को लांछित किया था। इसलिए गांव वालों ने राम प्रसाद से कहा, अगर आप माया प्रसाद को बारात में ले जाएंगे तो गांव का कोई आदमी आपके बारात में ना जाएगा। राम प्रसाद धर्म संकट में फंस गए। एक और भाई था जो दूसरी ओर गांव के किस पलड़े पर वे अपने पैर को रखें, कुछ उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। अंततः उनकी पत्नी ने कहा, माया प्रसाद तुम्हारे सगे भाई हैं, दुख सुख में वे हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए माया प्रसाद को बारात में अवश्य ले जाओ। राम प्रसाद पत्नी की बात को मान गए। माया प्रसाद उनके साथ बारात गए, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति बारात नहीं गया। माया प्रसाद की मुख्य भूमिका रमेश की शादी में थी। उन्होंने ही रमेश की शादी हेतु होशियारपुर के सरपंच को पूर्व में सूचना दी थी। बारात के होशियारपुर पहुंचने पर होशियारपुर के नागरिकों ने बारात वालों का पुरजोर स्वागत किया। बारात वालों के मनोरंजनार्थ राम प्रसाद ने नौटंकी की भी व्यवस्था की थी। रमेश यद्यप बारात में दूल्हा बना हुआ था, लेकिन शादी का वह अर्थ नहीं जानता था, क्योंकि उसकी अभी उम्र ही क्या थी। वह तो 8वीं जमात का छात्र था। उचित सम्मान एवं सत्कार होने के बाद प्रातःकाल बारात विदा हो गई। रमेश के ससुर ने यथायोग्य उपहार रमेश को दिया। रमेश को एक साइकिल मिली थी। रमेश साइकिल पाकर बहुत ही प्रसन्न था। छोटे लड़के की रुचि खिलौने में अधिक होती है। रमेश के लिए भी साइकिल एक खिलौना सादृश था। न तो वह अपनी पत्नी को देख सका और कितना सामान उसे दहेज में मिला वह भी नहीं समझ सका। रमेश ने कक्षा 8वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उसके गांव के ही सन्निकट इंटर कॉलेज था। रमेश ने 9वीं कक्षा में प्रवेश ले लिया। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही रमेश का गौना हो गया। रमेश बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयारी में संलग्न था। इस कारण उसने अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दिया। हाई स्कूल की परीक्षा भी रमेश प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया। जब वह इंटरमीडिएट में प्रविष्ट हुआ तो कई लड़कों से उसके मधुर संबंध निर्मित हो गए। साथियों के बीच कभी विवाह के चर्चे होते। रमेश ने पहली बार विवाह के अर्थ को समझा, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसने सोचा, उसके भाग्य में जो लिखा होगा वही उसे मिलता है। मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिल गया, लेकिन उसका भावुक मन अस्वस्थ न हुआ। उसने इस संबंध में जब अपने पिताजी से बात की तो उसके पिता राम प्रसाद ने पिटाई कर दी और कहा कि तुम आवारा लड़कों के साथ रहकर आवारागर्दी कर रहे हो। पिता की डांट फटकार से रमेश तो शांत हो गया, लेकिन राम प्रसाद को बहुत दुख हुआ। उन्हें ख्याल आया कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यदि रमेश की शादी न की होती तो आज मुझे अच्छा खासा दहेज मिलता, पढ़ी लिखी बहू मिलती तथा आकरण रमेश की पिटाई न करनी पड़ती। लेकिन अब राम प्रसाद के पास सिवाय हाथ मलने के अतिरिक्त और कोई विकल्प भी तो न था। गांव के लोगों ने तथा रमेश के रिश्तेदारों ने रमेश को खूब समझाया, लेकिन किसी का समझना रमेश के लिए हितकर सिद्ध नहीं हुआ। रमेश के मन में आत्महत्या का विचार आया। उसने आत्महत्या की सूचना अपने ससुर को भी दे डाली। तो क्या रमेश ने आत्महत्या किया?
या नहीं किया, इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे नेक्स्ट पार्ट पर आइए, वहाँ आपको आगे की कहानी सुनाई जाएगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नेक्स्ट पार्ट की कहानी आपको सुनने में आनंद मिले। और इस कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इस कहानी को सुनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।